चलिए जी शुरू करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। कैसा लग रहा है आप सबको सीए फाउंडेशन से इंटर में आके? कुछ लाइफ में बदलाव आया या वैसे ही उठ रहे हो रोज सुबह? आज जल्दी उठना पड़ा। चलो देखो, फाउंडेशन तो एक छोटा सा पार्ट था जो कि हो गया। आपको लग रहा होगा आपने कुछ उखाड़ा है, कुछ नहीं उखाड़ा आप लोगों ने। और क्योंकि फाउंडेशन आपका 11-12 ही था, बस आपने थोड़ा सा उसको हाई लेवल पे पढ़ लिया, बस इतना सा कह सकते हैं। अदरवाइज मेन जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी अब आपके लिए, क्योंकि सीए इंटर ही है जो आपकी आर्टिकलशिप का बेस बनाएगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप करेगा कि आपको अपना करियर आगे जाकर किस में बनाना है। इंटर्नशिप उस फील्ड में मिल गई, बहुत अच्छी बात, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो इसीलिए पूरी कोशिश करें कि यहां पर इतनी मेहनत हो जाए ताकि आपको इंटर्नशिप को लेकर दिक्कतें ना आए। क्योंकि अगर सीए इंटर में मार्क्स कम रहते हैं ना, तो फिर आपको आपकी चॉइस के हिसाब से इंटर्नशिप नहीं मिलती। फिर वो जो मिल रहा होता है वो पकड़ना पड़ता है, फिर वो कहीं ना कहीं वो करियर भी बन जाता है। तो इसीलिए यहां पर जितने भी सब्जेक्ट्स अब आप पढ़ेंगे, उससे एक चीज की क्लैरिटी लगेगा कि आपको आगे जाके क्या करना है। आज थोड़ा सा इनके बारे में बातें करेंगे और अपना सिलेबस आज शुरू भी करेंगे। मैं चाहूंगा बेटा पीछे वाले बच्चे थोड़ा आगे आ जाओ, आगे काफी जगह खाली पड़ी है, आप आगे बैठ सकते हो। तो थोड़ा पीछे बैठना आप बंद करें। पीछे बैठने वालों को क्या हुआ जानते हैं बच्चे हैं। जल्दी जल्दी आगे आ जाओ बेटा, जल्दी से। मैंने प्लीज शांत एक मिनट के लिए, मैंने एक बीच में एक डेमो क्लास की एक क्लास रखी थी बच्चों के लिए। आप में से कुछ बच्चे शायद उसमें थे और कुछ बच्चे शायद उसमें नहीं थे, लेकिन उस क्लास के अंदर सिर्फ हमारी ये बात डिस्कस हुई थी कि भाई आपका सिलेबस क्या है, कितना कैसे कैसे क्या क्या बातें थी। मैंने आपके साथ कुछ ये बातें डिस्कस की थी। सी इंटर का अब तक आप सबको ये सब नॉलेज मिल चुकी होगी, अब तक बहुत ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, बातें मिल जाती हैं पता करने के लिए। ग्रुप 1 में कितने पेपर हैं आपके? 3। ग्रुप 2 में कितने पेपर हैं? तीनों पेपर जो हैं वो 100 मार्क्स के हिसाब से 100 मार्क्स ईच। पास होने के लिए कितना चाहिए? इंडिविजुअली 40, टोटल 150। एग्जाम्शन किस में आती है? 60 प्लस के अंदर आपकी एग्जाम्शन आती है, और उसके बाद वो पेपर दोबारा देना नहीं पड़ता अनटिल अनलेस आप पास भी हो जाए सारा मिलाकर। और ओवरऑल आपके 600 मार्क्स में से कम कितने लेने पड़ते हैं? 300। ग्रुप 1 अच्छा है, ग्रुप 2 थोड़ा सा वीक है, तो एडजस्ट होने का फायदा मिलता है जब आप बोथ ग्रुप्स देने जाते हैं। बोथ ग्रुप्स एक साथ देने का फायदा क्या क्या है आपको? एक तो आर्टिकलशिप प्रेफरेंस मिलती है आपको, दूसरा आपके मार्क्स क्या हो सकते हैं? सेट ऑफ हो सकते हैं, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको क्या मिल सकता है? रैंक। आपको अभी जो रजिस्ट्रेशन कराना है उसकी लास्ट डेट क्या है? 1 मार्च। 1 मार्च तक अपना ICI का रजिस्ट्रेशन वगैरह टाइमली करा लें, क्योंकि कई बार होता है कुछ दिक्कतें आती है ऑनलाइन करने में, तो बेटर है कि पहले ही हो जाए तो अच्छा है। रजिस्ट्रेशन बोथ ग्रुप्स का ही होगा, अब सिंगल ग्रुप का नहीं हो रहा है। मुझे बताया जा रहा था कि सिंगल ग्रुप का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, बोथ ग्रुप्स का हो रहा है। अच्छी बात है, बोथ ग्रुप्स का कराइए, बट बोथ ग्रुप्स का रजिस्ट्रेशन कराकर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं ये कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म आपने करना है अगस्त में कंफर्म, तो इस चीज को लेके अभी टेंशन नहीं लेनी है, अभी पढ़ने में फोकस करना है। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे उसके हिसाब से आप ये डिसाइड कर पाओगे कि क्या आप सिंगल ग्रुप देना चाहते हैं या फिर आप बोथ ग्रुप्स देना चाहते हैं। कोर्स की बात करूं तो जब तक ओल्ड कोर्स था तो अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट 2 अलग अलग पेपर्स थे। दोनों कोर्सेज को कराने में हमें कम से कम ग्रुप 1 की बात करें 60-65 क्लासेस ग्रुप 1 में, 60-65 क्लासेस ग्रुप 2 में, मतलब ओवरऑल कितना कोर्स था? 130 क्लासेस का, जिसको अब ICI ने कंबाइंड कर मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 85 क्लासेस में ला दिया है। तो हम करीबन यहां से 85 क्लासेस हम करने वाले हैं, और वो 85 क्लासेस 2.5 से 3 घंटे का एक एवरेज टाइम में चलेंगी, जहां पर जिस दिन हमें टेस्ट लेना होगा उस दिन में आपके जो भी कंफर्ट के अकॉर्डिंग होगा, या तो क्लास का आधा पौना घंटा या फिर क्लास के बाद 1 घंटा, ऐसे टेस्ट की फॉर्म में मुझे रखा करेंगे। चैप्टर की फॉर्म में आप लोगों ने टेस्ट फाउंडेशन में भी दिए हैं, यहाँ पर सेम इंटर में भी यही रहेगा। जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम फाउंडेशन में क्या करते थे, आपको 2 क्लासेस का गैप दिया करते थे चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली बात है चैप्टर बड़े होते हैं, तो आपको 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा
जिसमें आप अपना चैप्टर रिवाइज कर सकें और उसके बाद उसकी डाउट क्लास रखते हुए फिर टेस्ट देंगे। ठीक है जी। चैप्टर की फॉर्म में मेरे साथ डिस्कशन हुआ था आपका कि चैप्टर हैं कितने हमारे कोर्स में। पेपर कितने मार्क्स का आने वाला है हमारा? 100 में 70 मार्क्स का क्या होगा और 30 मार्क्स में क्या है? ऑब्जेक्टिव। पेपर में कौन सा पार्ट कितने मार्क्स में होगा ये एज सच अभी भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी तक पेपर नहीं हुआ है पहला। ऑल्दो एक आरटीपी आईसीआई ने रिलीज कर दिया है, लेकिन वहां पर भी एज सच कोई मार्किंग स्कीम के रिगार्डिंग पैटर्न नहीं है। जो एक अंदाजा लगाया जा रहा है वो ये है कि 84 मार्क्स का पेपर आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, जिसमें 14 मार्क्स में कुछ 6 क्वेश्चन होंगे और कम से कम कितने करने होंगे? 5, यानी कि एक क्वेश्चन चॉइस में निकल सकता है। अब वो क्या क्या हो सकता है जी? 10 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ऐसे मिलाकर 5 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स का क्वेश्चन, या फिर क्या हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन कितने मार्क्स में आ जाए? 14 मार्क्स में। क्वेश्चन 1 जो पहले था वो एएस का कंपलसरी हुआ करता था, हम उम्मीद करें कि शायद इस बार भी ऐसा ही होगा। और जो बाकी 30 मार्क्स का बचा, क्या बचा आपका? एमसीक्यू, जिसको करने के लिए हमें कितना टाइम मिलने वाला है? 54 मिनट्स। आपको पता है ना आपके हर एक मार्क का टाइम वेटेज क्या है? 1.8 पर मार्क पर मिनट बेसिक हिसाब से। तो यहां पर 54 मिनट्स के अंदर आपको कंप्लीट करने का टारगेट रखना होगा। दूसरी बात है, अब सिलेबस के पॉइंट से बात करें, हमारे पास कितनी बुक्स इशू की जाएंगी आपको? 3 बुक्स 3 पार्ट में है। पार्ट 1 किस चीज का है? चैप्टर वाइज, जिसमें करीबन आपके कितने 8 चैप्टर कवर किए जाएंगे। उन 8 चैप्टर्स में कौन कौन से थे देखिए एक बारी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, और क्या लिखा हुआ है? क्या कैश फ्लो तो पढ़ा है ना हमने शायद। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, अमलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और एक और क्या है? कंसोलिडेशन अकाउंट्स। और ये ऊपर वाला ग्रुप 1 का हिस्सा था, नीचे वाला ग्रुप 2 का हिस्सा है। 4 ग्रुप 1 के उठाए, 4 ग्रुप 2 के उठाए, और बाकी सब क्या उठाया? टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाय नंबर वाइज अगर देखा जाए तो 29 है, जिसमें से 2 की डेथ हो चुकी है, AS6 और AS8। इसके अलावा टोटल मिलाकर कितने? 27 AS हमें पढ़ने होंगे। 27 में से कितने चैप्टर के साथ कवर हो जाएंगे? 1 2 3 4, बचे कितने? 23। वो यहां पर AS के साथ चलेंगे। ठीक है जी। ये पैटर्न आपका रहेगा। अब तक हमने इतनी क्लास में, लास्ट क्लास में बात की थी आपके साथ। आज अपना अकाउंट्स का पैटर्न शुरू करेंगे आपके साथ में। लेकिन शुरू करने से पहले आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे आज पहली बार मिल रहे हैं या पढ़ रहे हैं समथिंग इस तरह से? चलिए, सो बाकी वाले मुझे जानते हैं, जो नहीं मुझे जानते, मेरा नाम जितिन त्यागी, आप थोड़ा सा फॉर्मली इंट्रोडक्शन कर लें। और बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी मैंने एग्जाम दिया है, लेकिन मैं डिग्री लेने आज तक नहीं गया, क्योंकि जब सीए की डिग्री मिल गई तो फिर सीएस की डिग्री लेने क्या जाना, क्योंकि इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, वो मैंने आज तक नहीं करी। तो हम उसके लाइसेंसिएट मेंबर बन जाते हैं, मतलब आप सीरियस तो हैं लेकिन आपने जाके उनके बाकी फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं किया, बट वो एक अलग एस्पेक्ट है। अब बात करेंगे अकाउंट्स के बारे में। जो नए बच्चे आज बैठे हैं उन सब का अकाउंट्स कैसा है जी, जानना चाहूंगा, क्योंकि जब पढ़ाना शुरू करूं। अच्छा, आप में से अब कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स फाउंडेशन में ओवरऑल 75% से ऊपर, 300 से ऊपर हैं? 300 से ऊपर वाले मैं तो उठा ले हाथ, शर्मा क्यों रहा है? तेरे हाईएस्ट से फिर भी हाथ नहीं उठा रहा, शर्मा रहा है इतना? हाँ जी, तो 280 से ऊपर हैं, 240 से ऊपर, मतलब मेजॉरिटी एवरेज में आ रही है। बाकी तो 200 ऊपर से तो हैं, 200 से ऊपर तो सबके। तो अब इसमें से कितने ऐसे हैं जो अकाउंट्स में 70 से नीचे हैं? काफी बच्चे हैं। अब कहीं ना कहीं 70 से नीचे आने का रीजन क्या रहा? पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ, या आता हुआ छूटा, या गलत हुआ, क्या? क्योंकि उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। यहां पर एक बच्चा 89 वाला भी बैठा है, 90 वाला भी बैठा है, 50 वाला भी बैठा है। क्या सबका लेवल सेम है? बट मुझे सबको सेम पढ़ाना है, बट सबको सेम मिलेगा नहीं मिलेगा ये करना पड़ेगा, ठीक। तो इसलिए बहुत जरूरी रहेगा पहले इस चीज पे काम करें कि आपका और मेरा लेवल भी सेम हो जाए, तब मेरी बोली हुई बातें आपको समझ में आएंगी। 85 क्लासेस अच्छी निकालनी है तो स्टार्टिंग थोड़ी सी ऐसी करनी होगी ताकि आप और मैं सेम पेस पे काम करें।
कुछ भी पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी बातें आपको मेरे अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी सी। मैं चेंज करने का मतलब ये नहीं बोल रहा कि आपको अकाउंट्स बुक को नया पढ़ना है, आपको अकाउंट्स आती है लेकिन थोड़ी सी फिनिशिंग की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि 6 जनवरी को एग्जाम खत्म हुए थे आपके, 6 को या 8 को, 6 को खत्म हुए थे ना, और आज क्या हो चुकी है 10 फरवरी, तो करीबन 30-35 दिन हो चुके हैं और हम भूल भी चुके होंगे, इतना तो हम जानते हैं, है ना। याद है अकाउंट्स पक्का, अभी चेक हो जाएगी सारी। चलिए, तो अगर आपको आती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि जी नहीं हम थोड़े से कहीं ना कहीं थोड़े से ढीले हैं, हमें दिक्कत आती है, तो वो ठीक करनी पड़ेगी। जब तक ठीक नहीं करूंगा ना तो कुछ भी लिखूंगा तो दिक्कत आएगी, क्योंकि अब ICAI आपको ना जो आसान वाला पार्ट था ना अकाउंट्स के अंदर से वो हटा चुका है। अब एग्जाम के जो क्वेश्चन बचे हैं ना, मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन चैप्टर के नाम दिखाए, ये जो पहला चैप्टर है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, ये एग्जाम में 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन भी आता है। नवंबर 23 का जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ CA इंटर का, उसमें ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में था। कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली 10 मार्क्स में रहता है, इन्वेस्टमेंट 10 मार्क्स में रहता है। ब्रांच अकाउंटिंग के क्वेश्चन हाईएस्ट जो अब तक एग्जाम में आए हैं 15 मार्क्स में आए हैं। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज भी 5 से लेकर 15 मार्क्स की वेटेज में रहता है। अमलगमेशन 10 से लेकर 20 मार्क्स तक की वेटेज में रहता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी सेम 10 से 20 की वेटेज में है। कंसोलिडेशन तो अभी 2 अटेम्प्ट पहले 35 मार्क्स में आया था, 35 मार्क्स। बट पता पहले एक चैप्टर था पार्टनरशिप, पढ़ा हुआ था, आता था, जो आता था ना वो हट गया है। सिर्फ एक ही चीज है जो आती थी, वो क्या है, कैश फ्लो। इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं है जो आपने कभी पहले पढ़ा हो। सब चीजें नई पढ़ने को मिलेंगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि जब आप चीजें मेरे साथ पढ़ें, जब मैं आपको कोई चीजें बताऊं, तो वो आपको एक्चुअली ऐसा लगे कि हमने कुछ सीखा। फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, ना मेरी तरफ से ना ही आपकी तरफ से। होमवर्क करने में आप सब कैसे हैं? क्योंकि देखो, जब क्लास स्टार्ट होती है, जब बैच बीच में होता है, जब बैच एंड में पहुंचता है, तो बहुत चीजें बदल चुकी होती हैं, लिटरली बदल जाती हैं। स्टार्टिंग में मेरा भी पूरा जोश होता है जी, बच्चों का टेस्ट प्रॉपर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन जब टेस्ट से बच्चा आना बंद करता है, तो फिर हमें भी डिमोटिवेशन होता है, क्या बच्चा ही नहीं देना चाहता, हम क्या करें, इसे पता चल जाएगा, 6 महीने आने से पता चल जाएगा इसे। लेकिन वो पता ऐसे क्यों चले कि आपका रिजल्ट नेगेटिव आए। इस चीज को लेकर आप थोड़ा सा सिंसियर रहें, तो सब चीजें ठीक ठाक चलेंगी। आपका कोर्स खत्म होने तक आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे जी अकाउंट्स हमारा अच्छा हुआ है और हम इसमें अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन अगर आपने टेस्ट नहीं दिए या होमवर्क नहीं किया, तो फिर ये दिक्कतें बढ़ेंगी। मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि एक आइडिया लग जाए आपको कि हमें क्या क्या करना है। ये आपकी पार्ट 1 की PDF है। सॉरी, मैंने आपको बोला 8 चैप्टर्स होंगे। 8 में से पहली बुक में कितने हैं आपके? 7, और आप साथ में क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 7 चैप्टर्स में 355, एवरेज देखा जाए तो 50। किसी में 24 भी हैं, किसी में 23 भी हैं, तो किसी में 75 और 76 भी हैं। तो इसका मतलब 50 क्वेश्चन एक एवरेज है। एक चैप्टर एवरेजली 5 से 6 क्लासेस भी लेगा, तो इसका मतलब एवरेज क्वेश्चन आपके पास पर क्लास कितने हो जाते हैं? 10 में से 4-5 मैं कराऊंगा, 4-5 आपको होमवर्क में दूंगा। जो 4-5 मैं कराऊंगा, उसके बाद आपने 4-5 अगर घर से नहीं करे, तो फिर वो 4-5 जो मैंने कराए ना वो भी खराब है। मोटा मोटा 85 क्लासेस में से 85 क्लासेस में से 45 क्लासेस इन 7 चैप्टर्स पे चली जाएंगी, 7 चैप्टर्स के ऊपर, जो करीबन 40 to 50 मार्क्स का वेटेज रखता है। यानी कि हर क्लास से कुछ ना कुछ सीखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने होमवर्क और टेस्ट नहीं दिए ना, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी।
यहां पर ये जो लिस्ट लगती है ना मार्क्स की बाद में कि भाई इसके इतने आए, इसके इतने आए, ये उन्हीं की लगती है जो बाद में टेस्ट प्रॉपर होमवर्क वगैरह करके बैठे थे। जिनके नहीं करते ना चीजें, वो नहीं होते, लिटरली वो 50 के नीचे होते हैं। और वो गलतियां जो आपने फाउंडेशन में करी, उससे अगर अभी भी नहीं सीखा तो इंटर में कोई चमत्कार तो होगा नहीं, आपके अंदर कोई अलग से शक्तिमान तो आने नहीं वाला। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अगर आप इस कोर्स के लिए सीरियस हैं, सिंसियर हैं, तो ये कोर्स आपको देगा भी बहुत कुछ। और अगर आप इस कोर्स को लेकर सिंसियर नहीं हैं, तो फिर आपसे आपकी जवानी सब कुछ ले जाएगा, लिटरली ले जाएगा। देने के लिए भी बहुत कुछ है और इसने लेने के लिए भी बहुत कुछ ले लेना है। फिर आपके बाद वो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीज सब कुछ मिलेगा फिर आपको फ्री में। लेकिन अगर आपने यहां से अगले 9 महीने प्रॉपर ध्यान दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। सीए इंटर क्लियर होगा और इंटर्नशिप के लिए ढूंढ रहे होगे टेंशन फ्री होकर। बट अगर ध्यान नहीं दिया तो हर बार 6 महीने मई नवंबर चलता रहेगा। और मैंने बहुत देखा है, अपने दोस्तों को देखा, फिर अपने स्टूडेंट्स को देखा, और आते रहते हैं ऐसी चीज़ें फिर। बट आपका एक क्लियर माइंड जी, फर्स्ट अटेम्प्ट चाहे ग्रुप 1 है चाहे बोथ ग्रुप्स हैं, करना ही है। जिस वक्त आपको ये लगे कि भाई हम कुछ कमी छोड़ रहे हैं, उस वक्त पर अपने आप को वापस ऑन ट्रैक लाना। बाकी चीज़ें छोड़ने से मना नहीं कर रहा हूं, अपनी लाइफ में जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो वो भी करनी है, लेकिन दोनों को मैनेज करके। पढ़ाई का प्रेशर नहीं लेना है, पढ़ाई के साथ एंजॉय करना है। अगर आपने प्रेशर लिया तो पक्का फेल होने चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपने उसको एंजॉय की तरह किया कि भाई ये चीज़ करनी है, मेरा एक काम है, मैं आज करके जाऊंगा, ये ठीक हो जाएगा, बढ़िया है, बस वो सब कुछ ठीक चलेगा। ठीक है जी, तो फिर शुरू करें। सो नाउ अब मेरे अकॉर्डिंग चलने के लिए पहले मेरे अकॉर्डिंग बेसिक्स की बात कर लें कुछ। तो जो पढ़े हुए हैं उनके से भी सवाल है, जो अब पहली बार आए हैं आज उनसे भी सवाल है, क्या हम अकाउंट्स की जर्नल एंट्रीज को लेके कंफर्टेबल हैं? नहीं है तो हाथ उठा लीजिएगा, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। कोई भी बता दोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपको लगता है कि सर हमें जर्नल एंट्रीज में दिक्कत आती है, क्योंकि थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, आपको नहीं आती हो तो अभी पता चल जाएगा, तो छुपाने का भी क्या फायदा। और कई बार ऐसा होता है हमें आती नहीं है और ये बात भी हमें पता नहीं है, हमें लगता है हमें आती है लेकिन वो हमें एक्चुअली में नहीं आती थी। तो ये चीज का पता करना भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि इस चैप्टर की बात करूं आपके साथ, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज जर्नल एंट्री का चैप्टर है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जर्नल एंट्री का चैप्टर है, अमलगमेशन जर्नल एंट्री का चैप्टर है। 3 चैप्टर हैं ऐसे। और इस चैप्टर के अंदर कंपनी की बैलेंस शीट बननी है, इस चैप्टर के अंदर कंपनी की बैलेंस शीट बननी है, यहां पर कंपनी की बैलेंस शीट बननी है, ये तो है ही कंपनी की बैलेंस शीट का चैप्टर। अमलगमेशन कंपनी की बैलेंस शीट बननी है, 5 चैप्टर से बैलेंस शीट बननी है। और एक जो अभी जो दूसरी बुक में आएगा, कौन सा वाला, वो भी कंपनी की बैलेंस शीट बननी है। आप देख रहे हो इनका फोकस किस चीज पर है, कंपनीज के बारे में सिखाने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, छोटे बिजनेसेस की डिटेल आपको समझा दी गई है। बड़े बिजनेस कैसे काम करते हैं इसके बारे में बात हो रही है। लास्ट क्लास जो बच्चे आए थे, मैंने आपको एएस का थोड़ा सा बारे में बताया था। इंड एएस थे ना कुछ, किस पे अप्लाई करते थे? बहुत बड़ी कंपनीज पे। किस पे अप्लाई करते थे? और बड़ी कंपनीज और छोटी कंपनीज पे एएस अप्लाई करते थे। तो आपका कोर्स अब सिर्फ कंपनी ओरिएंटेड होकर रह गया है। तो कंपनीज के अंदर 6 चैप्टर आपको सिखाए जा रहे हैं, जहां पर आपको उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करनी होगी। और 3 चैप्टर ऐसे हैं जहां पर आपका जर्नल चलेगा। आप जिस चैप्टर से बोलोगे मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। मैं अमलगमेशन पहले नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बेस बनाना पड़ेगा, ब्रांचेस नहीं कर सकता, और उसके अलावा आप जो बोलोगे, ये कंसोल्यूशन भी नहीं, जो भी आप बोलोगे उस हिसाब से कर सकते हैं। बायबैक करना ना करना मेरी प्रेफरेंस तो पहले किसकी रहती है? मेरी प्रेफरेंस। क्यों? क्योंकि ये कंपनी की बैलेंस शीट सिखाएगा, तो अगले 5 चैप्टर आसान होंगे ना। मान लो मैं आपको कहूं जी चलो बैलेंस शीट बनाते हैं, आपको आती ही नहीं बनानी, तो बनाओगे कैसे? तो अगर कंपनी की बैलेंस, ये कंपनी फाइनल अकाउंट्स
या फिर इन दोनों में से कुछ, क्योंकि इन दोनों में बैलेंस शीट नहीं बननी, तो ऐसा हम कुछ शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर से बात तो अभी वही है कि हमें जर्नल एंट्री आती है नहीं आती। जर्नल एंट्री आती है तो मैं चैप्टर आज ही शुरू कर दूंगा, नहीं आती तो थोड़ा टाइम लगाएंगे उसके ऊपर। आपको जर्नल एंट्री सिखा देते हैं थोड़ी सी, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आती नहीं है, आप थोड़ी सी भूल गए हो, थोड़ी सी धूल जमी हुई साफ करनी है, ठीक है जी। सो जर्नल को लेकर कुछ बेसिक रूल्स आप सबने पढ़े हुए हैं ना। कितने अकाउंट्स होते हैं? अब देखो 2, 3, 5 सबके अलग अलग रूल्स है ना, देखो सबने अपने हिसाब से बना रखे हैं। इसीलिए जानना जरूरी है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं। और मैं वहीं लेके जा रहा हूं एक बारी वापस से, जो कभी मैंने फाउंडेशन की फर्स्ट क्लास में भी बोला था आपसे। तो जिन बच्चों का अकाउंट्स वीक है और एक्सेप्टेंस अभी नहीं आ रही है, तो अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। क्लास का एक सिंपल सा रूल रखना है, ध्यान सुनिएगा। कुछ बातें क्लास के रिगार्डिंग बता दूं। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप अपना हाथ उठा लीजिए, आपका वो डाउट हम डिस्कस करके खत्म करेंगे। मैं अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं और मैं बीच में रोक दूं तो रुक जाना, मैं डाउट का टाइम दूंगा आपको, ठीक है ना। जब भी कोई डाउट पूछना तो प्लीज हाथ उठाकर, बीच में बोलने से ना वो ऑरा खराब होता है, क्लास का डेकोरम खराब होता है, उस तरह को रखेंगे। नॉर्मल मेंटेन रखेंगे, एक दूसरे की इज्जत जरूर रखेंगे कि भाई हम एक दूसरे के साथ सही तरह से रहें, मेरे साथ भी और आपस में भी। ये नहीं कि कल को किसी आगे हो तेरी तो मैं बताता तुझे, वो वाला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप कोई ऐसा ही कोई आलतू फालतू कोर्स नहीं कर रहे हैं, आप एक सीए कर रहे हैं जिसमें आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोग एक अच्छे इंसान भी हैं। कितने अच्छे हैं वो आप अंदर से जानते हैं, लेकिन इस चीज को मेंटेन करें, ठीक है जी। दूसरी बातें, अब अकाउंटिंग रूल्स जैसे मैंने पूछा, आपने बोला जी 2, 3, 5 अलग अलग निकल आए, तो इसका मतलब हम शायद थोड़ा भूल गए हैं। बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले एक सिंपल सी एंट्री शुरू करता हूं। मुझे आप हाथ उठा के जवाब देंगे, जिसको पता है नहीं पता है मैं अपने आप पूछ लूंगा। गुड्स परचेज की जर्नल एंट्री, गुड्स परचेज की जर्नल एंट्री याद है? भूल गए? याद है ना? काफी बच्चों ने हाथ उठाया हुआ है, काफी ने नहीं उठाया हुआ। आप दोनों ने नहीं उठाया हुआ? यस, आप दोनों पीछे भी उठ गया हाथ, तब तो मतलब ऑलमोस्ट बच्चों ने हाथ उठाया हुआ है। आप दोनों क्यों परचेज की एंट्री नहीं आती? आती है ना, तो हाथ उठाना है, वो हाथ को दर्द तो देना पड़ेगा। आप बताओ बेटा, पीछे चश्मे वाले बच्चा। यस यस, नहीं आप नहीं, ये पीछे वाला। हाँ जी, परचेजेस टू क्रेडिटर। मैंने कहीं पर क्रेडिटर के लिए बोला? मैंने बोला गुड्स परचेज की एंट्री, तो हम पहली प्रायोरिटी किसे देते हैं? कैश। तो परचेज टू कैश होना चाहिए। आपकी एंट्री ठीक है, गलत नहीं है, बस ये है कि क्रेडिटर के लिए कैश आना था। मशीनरी परचेज की एंट्री, मशीनरी टू कैश। तो यहां परचेज वर्ड क्यों नहीं आया? क्योंकि वो एसेट है। तो गुड्स खरीदना एसेट नहीं होता, क्या होता है? एक्सपेंस। क्योंकि जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो हमारी इंटेंशन उसे रखने की नहीं है, उसे बेचने की है। बेचने से होगी इनकम, तो खरीदने से क्या होगा? एक्सपेंस। परफेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए गुड। अगला, एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री क्या होती है? हाथ धीरे धीरे उठते हैं, लेकिन उठते हैं। आप बताओ बेटा। हाँ बोलो, हाँ आप ही बोलो, आप ही की बात कर रहा हूं। यस आप ही बोलो, बोलो पीछे वाली। आप बताओ। एक्सपेंसेस टू कैश। अच्छा, खर्चा हुआ लेकिन आपने पे नहीं किया तो? बोलने दो यार, बोलने दो। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू। देखो ये भी एक कला है, ढूंढ के निकालना कि वो कौन सही कौन गलत, किसकी कमियां हैं। हाँ जी, एक एंट्री निकल के आई है जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस। ठीक है, गलत है? क्यों गलत है भाई? ये एंट्री आई है जी। अब देखो, आती है नहीं आती वो बात नहीं है, ठीक आनी चाहिए ये जरूरी है, और वो किसी के साथ भी हो सकता है। भीड़ में क्या होता है ना, गलत वाला छुप जाता है। गलत का मतलब होता है जी नहीं आने वाला छुप जाता है। आपने गलत बता दिया, इससे आप गलत हो नहीं गए, हमें शायद अभी नहीं आती, बट लेकिन यहां गलत सही की बात ही नहीं है।
बात यह है कि सबको आना चाहिए। कल को आप अगर एग्जाम में ऐसा कुछ कराए ना, तो आपका वो 60 से 59, 40 से 39, 200 से 199 या 150 से 149 बहुत दुख देता है। और ये छोटे पॉइंट्स हैं, लिटरली बहुत छोटे पॉइंट्स हैं। क्यों ऐसी चीज क्रिएट करनी जो आपको दिक्कत दे? कई बार होता है जी, नर्वसनेस में गलती हो गई थी सर, आपने पूछा, मैं डर गई एकदम से, मुझे लगा कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, मैंने कुछ भी बोल दिया। तो इसका मतलब वो कॉन्फिडेंस की भी दिक्कत अभी आती है। आप लोगों के अंदर यहां से अब एक चीज और डेवलप होनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग। क्योंकि जब इंटरव्यू होगा ना, वहां पे जीडी राउंड भी होगा, ग्रुप डिस्कशन का राउंड भी होगा, वहां पर आप नहीं बोले तो आप अपने घर को बोलें। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर आपने नहीं बोला तो सामने वाला क्यों रखेगा आपको? तो ये कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करना आपके लिए अब जरूरी होगा, और इन चीजों पे काम करना आपकी प्रायोरिटी है। समझ रहे हैं बात को आप? ना जी। बेटा आपने जब ये एंट्री बोली तो ये कैसे, जल्दबाजी में बोल दी या फिर आपके हाथ में ठीक थी? जल्दबाजी में बोल दी। अच्छा, जो हम नॉर्मली एंट्री बोलते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज क्या आनी चाहिए? अगर मैं आपको बोलता हूं क्या चीज, इसमें डुअल एस्पेक्ट क्या? एक्सपेंस और लायबिलिटी बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? एक्सपेंसेस ड्यू होने का मतलब एक्सपेंस इंक्रीज, नॉट पेड का मतलब एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? क्या बैलेंस होता है एक्सपेंस का? और लायबिलिटी का बैलेंस, और इंक्रीज पर भी सेम रहते हैं। यही तो 5 चीजें सीख रखी हैं हमने। कौन कौन से बैलेंस हुआ करते थे? एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। क्या सर 11th क्लास की बातें बता रहे हो? वही तो वीक है। आपको लगता है कि आपको आता है, बट आपको वही आता है जो आपने आज तक पढ़ा है। जैसे ही कोई नया पॉइंट आएगा ना, आप लोग गायब। मैं एग्जांपल दे देता हूं। आप लोग ने अभी तो एक्सपेंस, तो आउटसाइड एक्सपेंस बोल दिया। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, जो सोचेगा जवाब भी देगा। ये टॉपिक देख रहे हो आप? सुना हुआ है आप लोगों ने ये वर्ड, मुझसे भी सुना हुआ है, पहले भी शायद सुना होगा। बाय बैक किसका लिखा हुआ है? सिक्योरिटीज का। कौन सी सिक्योरिटी? शेयर्स। शेयर्स में भी कौन? इक्विटी शेयर्स। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। एंट्री सोचिए। हाँ जी, आप बता रहे थे कुछ? टू बैंक। अब कितनों के माइंड में कंफ्यूजन आ रही है कि बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर क्या करना चाहिए? इन दो बच्चों ने एक पॉइंट लिख दिया जी, शेयर कैपिटल डेबिट होगा टू बैंक क्रेडिट होगा। सोच के देखिए, फिर से बोलो, फिर से बोलो। बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये कंफ्यूजन है, समझ रहे हो बात को? अब तो अब जैसे ही कोई नई एंट्री आएगी, ये आपके साथ भी होगा। आपका 11th थोड़ी पूछा जाएगा दोबारा से, 12th थोड़ी आएगा, फाउंडेशन थोड़ी आएगा। इंटर आया है, इंटर नए सब्जेक्ट लाया है, नए चैप्टर्स लाया है, नए टॉपिक्स लाया है, नए टॉपिक के साथ नई बातें आई हैं, नई जर्नल एंट्रीज आएंगी। तो आप कितने केपेबल हैं उसको करने के लिए? मैंने एंट्री लिखनी है, आपने उसको लिख लेना है, नोट कर लेना है, याद हो जाएंगी फिर से, लेकिन कितने टाइम रहेंगी? समझे बात को? मेरे लिए ये बेसिक कराना किसी भी लेवल पर, अब तो एफआर के लिए भी शुरू कर दिया है, हर लेवल पर जरूरी है। हर लेवल पर। आपको लगता है कि आपको बेसिक आता है, आपको बेसिक उतना ही आता है जितना आपने पढ़ा है। उसके आगे का बेसिक खत्म थोड़ी हो गया आज तक। अब नए पॉइंट पे आते ही नहीं एंट्री आ गई, तो आपको सोचना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या करें अब इसके लिए? सोच के देखिए।
जी और कोई ट्राई करना चाहेगा? ट्राई करिए, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं एक सिचुएशन और दे दूं आपको, देखिएगा। अच्छा ये और लिख दूं पहले एक बारी, इनके बैलेंस क्या क्या थे बेटा? डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। अगर हम इनमें क्या कर रहे हैं? डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, डिक्रीज क्रेडिट क्रेडिट डेबिट डेबिट डेबिट। आप सबने पढ़े हुए हैं, बस सब इसे लगाते नहीं है। कोई भी सिचुएशन अगर आपको लाइफ में मिले तो सबसे पहले तो ये लगाइए और उसके बाद फिर ये लगाइए, आपकी एंट्री का आंसर आपको मिलेगा। और मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिख के दे रहा हूं, आप एंट्री को बनाइएगा, क्योंकि अब हर बार आउटस्टैंडिंग नहीं चलेगा ना हर जगह पे, आप तो कुछ सीखने को मिलेगा। ये लीजिए बेटा, आपके पास 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज कितना ईच है? 10 ईच। आपका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 10 lakhs. Company is planning to buy back its 10,000 equity share at the rate rupees 15 per share. नई सिचुएशन, नई जर्नल एंट्री जो कभी नहीं पढ़ी आज तक, कोशिश करिए। एक सेकेंड बेटा, आपने पहले पढ़ी हुई, आपको इससे पता है, इनको मुझे मौका देना है, क्योंकि जैसे ही आप बोलोगे इनके माइंड में सारे आइडियाज आ जाएंगे। हाँ जी, कोई और बताना चाहेगा? आपके हिसाब से क्या लगता है? हाँ मोहित बता बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट से कितना करूं? 1 लाख कैसे आया? 10,000 इंटू 10 क्यों? हमारा कैपिटल जब क्रेडिट हुआ होगा तो फेस वैल्यू से ही क्रेडिट हुआ होगा, रिवर्स भी फेस वैल्यू से ही होना चाहिए। परफेक्ट है। लेकिन क्या आप 10 रुपए ही देने वाले हैं वापस? कंपनी का आज का शेयर प्राइस जो चल रहा है मार्केट में वो कितना है? 15। जैसे से आप जब आगे बढ़ेंगे ना, आपको ये पता चलेगा कंपनी बायबैक का मतलब क्या है। कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से वापस खरीद रही है, कंपनी अपने ही शेयर मार्केट से वापस खरीद रही है। ये अपना प्राइस बढ़ाने की एक टेक्निक होती है। अब जो मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है? 15। तो अगर मैं आपको बोलूं, आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हो, मैं कंपनी का मालिक मेन मैनेजमेंट हूं, और मैं आपसे कह रहा हूं जी मार्केट में 15 रुपए चल रहा है, आओ अपने शेयर मुझे 15 रुपए में बेच दो, आपका क्या जवाब होना चाहिए? सर जब 15 में ही बेचना है तो आपको क्यों बेचे? मार्केट में बेचेंगे ना। आप कुछ ऊपर दोगे तो बताओ, बात करते हैं। मैं ठीक है जी, मैं आपको 15 से ऊपर 20% एक्स्ट्रा देने को तैयार हूं, यानी कितने का पड़ जाएगा? 18 का। तब आप मेरे पास आओगे। इससे क्या हुआ? प्राइस में अब वैल्यू बढ़ने के चांसेस आए। काफी कंपनीज बायबैक करती इसलिए से ताकि कंपनी का मार्केट प्राइस क्या कर सकें? बढ़ा सकें, इन्फ्लेट कर सकें, वैल्यू बढ़ा सकें। वहां पर ऑफर अलग अलग आता है। बट लेकिन हम अपना कैपिटल कितने से डेबिट कर सकते हैं? फेस वैल्यू से, क्योंकि वो क्रेडिट भी कितने से हुआ था? फेस वैल्यू से। लेकिन पैसा जा कितना रहा है? 15। तो कितना एक्स्ट्रा जा रहा है? 5। ये 5 रुपए जो एक्स्ट्रा जा रहा है, इसको भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। मैं आपको एक वर्ड बोलता हूं, आपको याद आ जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर।
100 रुपए का डिबेंचर 2 रुपए के प्रीमियम पे रिडीम होगा, 102 पे रिडीम होगा, तो क्या बना था वो? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कुछ याद आया? तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? प्रीमियम या फिर लॉस ऑन बायबैक। प्रीमियम ऑन बायबैक या फिर लॉस ऑन बायबैक। डेबिट कितने से? 10,000 इंटू 5 कितना जी? 50,000। 2 ना, बैंक नहीं। ये कोई छोटा मोटा बिजनेस थोड़ी है जो आया जी ले पैसे ले जा फटाफट आके। ये पैसा ड्यू हो जाता है पहले किसको? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितने से? 1,50,000 से। अब देखो ये एंट्री आपकी लाइफ टाइम में अब तक एक बार भी ऐसी आपके सामने नहीं आई है, और जब ये सिचुएशन आपके सामने और चैप्टर्स में आएगी तो दिक्कत आएगी ना। तो इसका मतलब मैं बेसिक को कैसे इग्नोर कर दूं? आपका बेसिक ठीक होगा, मुझे इस एंट्री को कराने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां तक जाने के लिए फिर से रास्ता यहीं से होकर जाता है। अब ये आपका कितना अच्छा है उतना मेरे लिए फायदा है, नहीं है तो मैं टाइम लगाऊंगा। आज की क्लास लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगने के बाद वो दिक्कत नहीं आएगी आगे जाकर, क्योंकि आप में से काफी बच्चे मुझसे पढ़े हैं लेकिन शायद भूल चुके हों, कुछ मुझसे पढ़े ही नहीं है, तो इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंग ही नहीं है। तो पहले एक बार मैचअप कर लें, मैचअप के बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? ये बात समझ में आई है सबको? अच्छा, ये सर मोहित ने एक एंट्री में एक वर्ड और बोला था, उसने ये ठीक बोला था, यहां बैंक बोला था, और यहां एक बात बोली थी कि क्या है कि सर सिक्योरिटीज प्रीमियम, SPR तो अब है ही नहीं, सिर्फ क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये जो है आपके हिसाब से क्या चीज है? ये इसको डेबिट क्यों किया आपने? एक्सपेंस है, लॉस है, जो आप अपने इक्विटी शेयर्स को वापस खरीदने की वजह से कर रहे हैं, बियर कर रहे हो। अब इस लॉस को कहां राइट ऑफ करना चाहिए ना? आपका फाउंडेशन खत्म हो गया है आपके सिर्फ मार्कशीट तक, वैसे नहीं। सेक्शन याद है ये वाला? क्या बताया करता था ये? यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और उसमें एक पॉइंट था बायबैक ऑफ, हाँ बोलो बोलो पूरा बोलो, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। तो इसका मतलब इसकी बात हो रही है? नहीं, इसकी बात हो रही है। एक बात सोचना आप ध्यान से, अब ना वो बायबैक पे घुस गए हैं, लेकिन हम बायबैक पे घुसना चाहते ही नहीं है, लेकिन इस एंट्री को डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं बस। आपने ये इक्विटी शेयर कैपिटल वालों के पैसे लेने हैं या उनके वापस देने हैं? वापस देने हैं। वापस देने के लिए पैसा कहां से आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी हम कह रहा है कि मैं आपके पास अगर हूं तो आप मुझे तभी यूज कर पाओगे जब आप इसे किस पर्पस के लिए जा रहे हो? बायबैक ऑफ इट्स ओन इक्विटी शेयर। इसका मतलब मैं इस अमाउंट के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकता हूं। और दूसरा, ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, हम इसके लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। तो हम इसके बाद इसको राइट ऑफ करने के लिए एंट्री क्या करें? सोचिए, ये भी डेबिट बैलेंस है, क्या करना चाहिए? इसे क्रेडिट कर देना चाहिए। क्रेडिट करने के लिए क्या लिखूं? प्रीमियम या फिर क्या? लॉस ऑन बायबैक अकाउंट। डेबिट में कौन? सिक्योरिटीज प्रीमियम, और अगर वो नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L। आई होप आप पॉइंट समझ पाए। कहानी के साथ साथ कॉन्सेप्ट को बनाना पड़ेगा, वरना फिर रट्टा है सबसे लास्ट ऑप्शन तो, बट वो रट्टा अब लंबा नहीं है। यहां से हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप सिर्फ याद कर लो काम चल जाएगा, यहां काम नहीं चलेगा। फाउंडेशन निकल गया जैसे तैसे, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छे आ गए, बहुत कम आ गए, लेकिन आ गए। इंटर में तो बैठे हैं हम, लेकिन इंटर में बैठने का मतलब ये नहीं है कि अब इंटर पास भी हो जाएंगे। मेरे को बोलने में अच्छा लगेगा जी सब बच्चे पास हो, सब बच्चे पास हो, भाई जो मेहनत करेगा वही होगा। आज से 9-10 एक साल के बाद, 9 महीने के बाद फिर से रिजल्ट आएगा एक इंटर का, जो अभी 9 जनवरी को आया है इस बारी,
अगली बार आपका भी ऐसे ही जनवरी के फर्स्ट वीक में आ रहा होगा इंटर वालों का, नवंबर में एग्जाम है, जनवरी रिजल्ट आएगा, तो उस जनवरी के दिन मैं ये चाहूंगा कि भाई आप सब पास हो, लेकिन होगा वही जो टिका, जिसने ये सारे काम किए, वरना कोई चेंज नहीं है आईसीआई के लिए। रिजल्ट तो वही है 15, 20, 9, 10, 25, बहुत अच्छा 25, वरना बोथ ग्रुप तो 9% पे टिक गया था इस बारी, लेकिन निकालने वालों ने निकाला ना। डिपेंड करता है कि आप बच्चा किस तरह से मेहनत करेगा। कोई ऑनलाइन पढ़ के सेटिस्फाइड है, कोई फेस टू फेस में भी सेटिस्फाइड नहीं है, ये तो आपके ऊपर है, हर बच्चे का अलग अलग लेवल है। लेकिन जो भी करोगे कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, टेस्ट जरूर दोगे, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है जी, बात समझ में आई वाले पॉइंट को लेकर? चलिए, सो अब हमारे पास कितने चीजें हो गई बेटा? 5। कौन कौन सी है फिर से बता दो मुझे याद करके? एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। इनके बैलेंस क्या क्या है? एसेट एक्सपेंस का बैलेंस क्या है? डेबिट। लायबिलिटी इनकम कैपिटल का बैलेंस क्या है? क्रेडिट। इंक्रीज करेंगे तो सेम ऑर्डर, डिक्रीज करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर। अगली एंट्री पूछूं? ये तो मैंने आपको चैप्टर से ओरिएंटेड पूछ लिया, थोड़ा पुराना आपके पीछे चलते हैं। आपका एक फेवरेट और भी था, आगे याद ना? क्या बोलते थे इसे? जो भी एंट्री बताना चाहता हो हाथ उठाएगा। क्या हुआ लड़कियों, हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? हाँ जी, हाँ बेटा आप ही बताओ। चलो, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, सही या गलत? जो मुझसे फाउंडेशन पढ़े मैंने इसका डिफरेंस बताया है उस टाइम पे। एक और एंट्री कौन सी होती है? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी है। मैंने आपसे कौन सी पूछी है? पहले वाली पूछी या दूसरे वाली पूछी? दूसरे वाली पूछी है, कैसे पता चला आपको? सोचो। अच्छा, जेन्युइनली, दिल से, सच्चा, ऑनेस्ट, आपके माइंड में कौन सी एंट्री आई? कितनों के माइंड में दूसरी एंट्री आई थी? पहली एंट्री आई थी। देखो फर्क है ना? और कोई भी नहीं आई थी। हो सकता कोई भी ना आई हो, क्योंकि शायद आपको नहीं आती अभी, तो वही तो काम करना है। अब सोचो, अब आज आप सीए इंटर में बैठे हो, शायद आपके गली मोहल्ले में, क्या आपके घर में ही एक वो इंसान है जो आपसे ये एंट्री पूछ ले, जो कॉमर्स में कर रहा है, 11th में है, 12th में है, फाउंडेशन में है, और आपको ये एंट्री का जवाब देना हो। सोचो क्या बेइज्जती मारेगा वो आपकी। अच्छा, फाउंडेशन क्लियर किया तूने, समझ में आई बात? और ये काम सीए बनने के बाद आपका क्लाइंट आपके साथ करे। सोचो वो अपने अकाउंट का टॉपर था, कभी आप सीए बन के बैठे हो उसके सामने, और उसने आपसे कहा जी ये एंट्री कैसे होगी, समझ नहीं आ रही है, बताना एक बारी। आपको खुद ही नहीं आती। मैंने भी रट्टा मारा था। समझ, फर्क समझो। और ये फर्क ही है एक अच्छे सीए में और एक सीए में। सीए के लोग कहते हैं जी बड़ी मुश्किल है, फिर सीए कोई बन जाता है, बट वो उतना कमा नहीं पा रहा होता जितना वो चाहता था। सपने तो बहुत बड़े बड़े देखे हुए हैं हम सब ने कि जी मुझे इतना कमाना है, मुझे इतना कमाना है। मुझसे लोग पूछते हैं सर जॉब क्यों नहीं करी, जॉब में तो अच्छा कमाते। मैंने क्या पता मैं यहां अच्छा कमा रहा हूं, हो सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ना कि आपको सेटिस्फेक्शन कहां आएगी, आपको किस चीज को करने में ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मोटिव सबका यही है कि पैसा कमाना है। चाहे यहां पर कोई 200 मार्क्स लेके बैठा हो, चाहे कोई 350 लेके बैठा हो, जैसे भी हो, मोटिव सबका यही है। लेकिन वो 200 वाला भी वहां तक पहुंच सकता है, बस थोड़ा सा काम करना है। मैं सबके लिए चाहता हूं कि आप सब अच्छा कमाएं, लेकिन उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ये एंट्री का डिफरेंस एक बहुत प्योरली सिंपल सा डिफरेंस है, जो ये चीज रियलाइज कराता है कि क्या हम उस लायक बन गए इंटर में आके। समझिए बात को? तो अब सोच के देखिए,
इस एंट्री का डुअल एस्पेक्ट बताइए क्या होगा। एक तरफ एसेट क्या होगी, इंक्रीज, जो आपके लिए एक वर्ड क्रिएट करेगी, प्रीपेड एक्सपेंस। और एसेट इंक्रीज पे क्या होती है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट। दूसरी तरफ अब बच्चा बोलता है एक्सपेंस डिक्रीज। मैंने एक्सपेंस डिक्रीज की बात यहां पे कहां बोली है, मैंने बोला जी एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंसेस पे होने से क्या कम होता है, एक्सपेंस कम हो जाता है। लेट्स से संजय भैया, एज यू ऑल नो कौन है हमारे लिए एक मेन पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। संजय भैया को हम सैलरी दे रहे हैं जी 10,000 रुपये महीना लेट्स से। तो जब मैं उनको 10,000 रुपये दे रहा हूं तो क्या मेरा खर्चा कम हो रहा है? तो जो एक महीने 10,000 दिया, 2 महीने 10,000 दिया, थर्ड महीने फिर 10,000 रुपये दिया, अब तक कितना खर्चा हो गया, 30,000। तो खर्चा देने से खर्चा कम नहीं होता, कैश कम होता है। तो यानी कि एक्सपेंसेस पेड की वजह से आपका एक एसेट डिक्रीज भी होता है, और एसेट डिक्रीज पे क्या होता है, क्रेडिट होता है। दैट इज कैश या आपका बैंक जो भी है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री को समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी एंट्री में क्या इंपैक्ट आ रहा है। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से जो याद आता है ना फटाफट वो बोल देते हैं। क्या हमारी ये एंट्री गलत है? ये भी ठीक है, लेकिन इसके होने का टाइम अलग था। एग्जाम्पल के लिए सुनिएगा ध्यान से, मैंने संजय भैया को 15,000 रुपए पे कर दिए 31 मार्च के दिन। सैलरी कितनी थी उनकी? तो मुझे क्या एंट्री करनी चाहिए थी 15 के लिए? सैलरी के पॉइंट से सैलरी डेबिट करूं ना करूं? सैलरी डेबिट कितने से? 10,000। परफेक्ट। अगला प्रीपेड सैलरी डेबिट कितना? 5,000 टू कैश या बैंक कितना? परफेक्ट है। लेकिन जी हमारा अकाउंटेंट कहता है, लेट्स से तरुण की बात कर लेते हैं, वो कहता है जी सैलरी पे करिए तरुण, क्या नाम, संजय भैया को, ये लो जी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 15। अब बताओ क्या अकाउंटेंट ने सही काम किया, क्या गलत किया? सैलरी डेबिट कितने से होनी थी, कर कितने से दी, कितने से ज्यादा कर दी? तो जितने से ज्यादा की उसे रिवर्स करिए और ऊपर किसको ले आइए। तो जब आप ये बोलते हो ना कि सर एक्सपेंस कम हो गया, एक्चुअली में एक्सपेंस कम नहीं है, गलत कर रखा था, वो रिवर्स कर दिया है। खर्चा कम नहीं होता है कभी भी, उसका रिवर्सल डलता है। वो भी तब डलता है जब आपने उसको पहले गलत रिकॉर्ड किया है। गलत करो ही मत ना, यही काम करो, कोई दिक्कत ही नहीं थी फिर तो। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो 5,000 का इफेक्ट क्या आ रहा है, प्रीपेड सैलरी डेबिट टू कैश बैंक। और जो ये मुझसे पहले पढ़े हुए ना उनके चेहरे भी बता रहे हैं अच्छा हम तो भूल चुके हैं। और ये आपके साथ शुरुआत में डिस्कस हुआ है, लेकिन ये होता है, ये हमारी नॉर्मल टेंडेंसी है जी, हम भूल जाते हैं। लेकिन उसको बार बार आपको अपनी रिवीजन में लाना पड़ेगा। और अगर आप लोग इतने अच्छे हो जाएं किसी तरह से, मैं चाहूंगा ऐसा कि आपको किसी को पढ़ाने का मौका मिल जाए। आप में से है कोई जो पढ़ाता भी हो? कोई एक दो। अगर आपको पढ़ाने का मौका मिल जाए ना, भले ही फ्री में मिल जाए, लेकिन पढ़ा लेना। मैं इस लाइन में इसी वजह से आया क्योंकि पढ़ते पढ़ते पैसे चाहिए थे, घर से फाइनेंशियली थोड़ा लो था, तो सपोर्ट करने के लिए भी, अपनी फीसेस इकट्ठी करने के लिए मैंने इंटर्नशिप के साथ साथ पढ़ाना शुरू कर दिया, या उससे पहले से ही मान लीजिए। और वो पढ़ाई का ही फायदा मिला, पैसा भी मिला उस वक्त पर, अपनी पढ़ाई में भी फायदा मिला, और करियर भी उसी वजह से बना। वरना मैं कभी टीचिंग में आता ही नहीं। मैं तो उस वक्त की शायद वो फाइनेंशियल वीकनेस मुझे इस लाइन पर ले आई, और मुझे लगा कि यार मेरी तो पढ़ाई में फायदा हो रहा है मुझे इससे तो बहुत, क्योंकि मैं अकाउंट्स पढ़ाता था, अकाउंट्स खुद पढ़नी थी, वहां पर ये सारी बातें जो आपके सामने चल रही हैं ये मेरे माइंड में क्लियर होने लगी, क्योंकि मुझे फिर सोचना था, क्योंकि मुझसे सामने वाला कुछ भी पूछ सकता था। तो मुझे लगा मुझे इसका पूरा लॉजिक जानना चाहिए, क्यों ऐसा होता है कभी। मुझे वहां से क्लैरिटी आनी शुरू हुई।
मैं क्यों पहुंचा इस फील्ड के अंदर, ये वजह से। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा, आपका छोटा भाई बहन भले आपसे ना पढ़ता हो, बात अलग है, लेकिन कोई और बच्चा, आपके मेड का बच्चा भी हो या कुछ भी हो, आपको लगता हो कि भाई किसी तरह से हम इसको अपने साथ पढ़ा सकते हैं, मारना मत उसे लेकिन कि मुझसे जबरदस्ती पढ़ाए ऐसे करके, लेकिन कुछ भी किसी तरह से भी आप पढ़ाने की शुरुआत करेंगे ना, दिन का 1 घंटा आपको आपकी ज्यादा हेल्प करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पे बात करें, एक और अच्छी चीज, जब हम जिस दिन इन्वेस्टमेंट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, उस दिन वो काम आएगा आपको वर्ड। मैं एक वर्ड और लिख रहा हूं आपके लिए, या ये भी डिस्कस किया हुआ है मैंने आपके साथ, अब कितना याद है कितना नहीं है सब समझ में आएगा। और मैं अब सिर्फ बताऊं आपको लग रहा होगा मैं बेसिक चला रहा हूं, मैं अपना चैप्टर चला रहा हूं, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ये सारे चीजें मेरे कोर्स का पार्ट है, एक एक वर्ड जो मैं लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज मुझे बाद में बतानी तो है, लेकिन इस वक्त पे रिवीजन हो जाएगी। तो मेरा कोर्स तो शुरू हो चुका है, आप कितना सीख रहे हैं वो अब आपके ऊपर शुरू हो रहा है। चलिए जी, अक्रूड इनकम, मुझे इसका वो बताइए मीनिंग क्या होता है। इनकम अर्न बट नॉट जिन्होंने ड्यू बोला उन्हें याद आ गया शायद, रिसीव होने वाले तो सारे ही होते हैं, ड्यू या रिसीव्ड। चलिए मेरा एक और डाउट क्लियर करिए फिर। इनकम अर्न ना लिखकर डायरेक्टली ड्यू भी लिख सकता हूं, बट नॉट रिसीव्ड, क्योंकि अगर आप पहले रिसीव बोल रहे थे तो ये रिसीव सेम, तो क्या ये दोनों बातें सेम हैं या दोनों बातें अलग हैं? कितनों के लिए ये बातें अलग हैं, कितनों के लिए बातें सेम हैं? किसी के लिए भी सेम नहीं है, तो फिर अलग क्यों बोला पहले मतलब अलग तो है, लेकिन अलग क्यों है, कैसे है, इसके लिए एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पॉइंट समझ में आना जरूरी है। अच्छा, आप में से कोई वैसे कोई अर्न करता है, कुछ कमाते हो? किस तरह की इनकम है बेटा? शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, डिविडेंड मिलता है, मतलब प्रॉफिट्स वैसे इंट्राडे ट्रेडिंग का प्रॉफिट है। ये लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये देखो, इसमें चौंकने वाली बात नहीं है, उसने कुछ कर रखा है, अच्छी बात है, ये वाली कुछ कमाता है, और ये आप लोग भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इन कोर्सों को यहाँ पे सीखते जाएंगे, आपको समझ में आएगी बात कि ये सब करना भी जरूरी है। थोड़ा नुकसान हो सकता है कभी कभार, लेकिन उससे सीखोगे जरूर। फिलहाल के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च 24। तो भाई इस बच्चे ने ना पैसा इकट्ठा करके लेट्स से कितना 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, और शेयर्स की जगह इन्वेस्ट किया जी किसमें? डिबेंचर्स में। ज्यादा बेटर किसमें होता है? सोचिए, ज्यादा बेटर किसमें है? शेयर्स में लगाना या इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स में लगाना? अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो शेयर्स, रिस्क लेंगे तो बहुत कमाओगे भी और लॉस भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप डिबेंचर्स में लगाते हो जी, फिक्स मिलेगा। मैं एक सिंपल फिक्स रेट लिख देता हूं, 12%। तो इसने अपना पैसा किसी कंपनी के डिबेंचर्स में लगा दिया, जो कंपनी डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देती है 30 जून के दिन और 31 दिसंबर के दिन। इसके बाद अगला इंटरेस्ट भी कब आएगा? 30 जून के दिन। मतलब कंपनी की पॉलिसी 6-6 महीने की है, और 2 डेट फिक्स हैं। कौन कौन सी डेट है? 30 जून और 31 दिसंबर। आपके हिसाब से पहला इंटरेस्ट कब मिलेगा और कितने अमाउंट का मिलेगा? हाँ जी, आपके हिसाब से पहला इंटरेस्ट कब मिलना चाहिए? 30 जून। कितने महीने के लिए? कितने महीने के लिए? 3 या 6? 3, क्योंकि आपने इन्वेस्ट कब किया है? 1/4, तो यानी कि यहां से यहां तक का इंटरेस्ट मिलेगा। कितना बनेगा बेटा? 1 लाख, 12%, 3 महीने। कितना अमाउंट बना? 3000। जॉइन एंट्री कौन बताएगा?
अब आप एक चीज नोट करना, परचेज टू कैश तो बड़ी जल्दी निकल के आ गया था। एक सिचुएशन दी तो अब आपके माइंड में थोड़ा सा सोचने का पॉइंट बना कि ये क्या पूछा है। अब आपने अगर डुअल एस्पेक्ट लगा लिया तो आप एंट्री बता भी दोगे, नहीं लगाया तो आपको टाइम लगेगा। टाइम ले लीजिए, ठीक है, मैंने आपके हाथ देख लिया, आप नीचे कर लीजिए। एक बार सबको सोचने का मौका चाहिए, करिए, कोशिश करिए कि आपके हिसाब से क्या यहां पर एंट्री बननी चाहिए। सोचिए, आपने इन्वेस्ट कर रखा था, उसकी एंट्री नहीं पूछ रहा। 3 महीने बाद आपको क्या मिला? इंटरेस्ट, इसकी एंट्री पूछ रहा हूं। पैसा आएगा या जाएगा? पैसा आना मतलब क्या चीज का बढ़ना? एसेट का बढ़ना। एसेट का मतलब कैश या बैंक का बढ़ना। ऐसे केसेस में कंपनी हमेशा पैसा आपको बैंक में देती है, तो इसका मतलब बैंक डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो आपको मिल रहा है वो आपके लिए क्या है? इनकम। इनकम का बैलेंस क्या है? इंक्रीज पे क्या होता है? तो एंट्री क्या बन गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू। और कितने अमाउंट से? ये भी एक तरह से नया पॉइंट ही था आपके लिए, बाकी है बड़ा आसान लेकिन है नया। जैसे ही नया पॉइंट आएगा टाइम लगेगा। जिसने लगाया उसने सीख लिया, जिसने नहीं लगाया वो फिर वही पोजीशन पे बैठा रहा। तो सोचिए जरूर, अगला इंटरेस्ट कब मिलेगा? 31 दिसंबर। कितने महीने का? एंट्री बता दीजिए पहले। अच्छा, कितने महीने का बनेगा? 12%, 6 महीने का। कितना बन गया? हाँ, क्या एंट्री बोली आपने? कोई दिक्कत? पक्का? अगला इंटरेस्ट कब मिलेगा? 30 जून। इस बीच में ईयर एंड आ रहा है। क्या लगता है इंटरेस्ट कब मिलना चाहिए? 30 जून। चलिए एंट्री बताइए, कितने महीने का मिलेगा? हाँ जी, एंट्री क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कितना? परफेक्ट है। ये एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट चैप्टर की बात चल रही है। डिट्टो पॉइंट आएंगे हमारे सामने ये वाले। मैंने इसीलिए पॉइंट उठाया ऐसे। बायबैक में पॉइंट वो यूज होगा, ये इन्वेस्टमेंट में यूज होगा, सारे पॉइंट बनेंगे। क्या लगता है कोई है ऐसा जो बताना चाहे कि इसमें कुछ गलती है? जी नहीं, गलती क्या है आपके हिसाब से? अक्रूड इंटरेस्ट यहां पे, लेकिन अक्रूड इंटरेस्ट होता क्या है? एसेट है लायबिलिटी? एसेट का बैलेंस तो डेबिट होता है। तो यानी कि इसका मतलब पहले कुछ और भी करना है ना? ये बात है। हाँ जी बिल्कुल, हमने ये 6000 यहां इंटरेस्ट दिखाकर ये कहने की कोशिश की है कि ये इस साल का इंटरेस्ट है, जबकि क्या ऐसा है क्या? क्या इसमें से कुछ इंटरेस्ट इस साल का भी है? कितने महीने का? 3 महीने का। कितना अमाउंट? लेकिन मिला कब है? तो क्या वो अगले साल की इनकम बन जाएगा? वो इस साल की ही इनकम बनना चाहिए था। क्या आप बहुत ध्यान से बताना, ये जो पीरियड है ये वाला, इस पीरियड में इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो? क्या आपको यहां इंटरेस्ट मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि इंटरेस्ट की डेट नहीं आई है। इंटरेस्ट की डेट अभी तक नहीं आई है। जब तक इंटरेस्ट की डेट नहीं आएगी तब तक आप अपना इंटरेस्ट अर्न नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसे बोलता हूं, अर्न तो कर रहे हैं बट मांग नहीं सकते हैं। शायद मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया हो इसके रिगार्डिंग, टैक्सी वाला। दोबारा से देता हूं, ध्यान सुनिएगा। आज आप यहां से घर जाने के लिए एक टैक्सी बुक करते हैं। ओला उबर सबने शायद यूज की होगी, नहीं की तो प्रोसेस सुन लीजिए। आपके मोबाइल में एक ऐप होती है,
आप अपनी जो डेस्टिनेशन जहां जाना है, अपने घर का एड्रेस वहां डालते हो, एक टैक्सी का वो अपना सर्च करके आपको देता है जी यहां से आपके 250 रुपए लगेंगे, आपको घर ड्रॉप कर देगा। आपने ओके कर दिया, कैब बुला ली, कैब बाहर आके खड़ी हो चुकी है। क्या कैब में बैठने से पहले आपको उसे 250 रुपए देने हैं या नहीं देने हैं? नहीं देने हैं। आप कैब के अंदर बैठ चुके हो, बैठने के बाद वो आपसे क्या मांगता है? ओटीपी, कि जी कंफर्म करिए कि आप ही हैं वो जो आए हैं जिन्होंने बुक की थी। आपने ओटीपी दे दिया, क्या वो अब आपसे पैसे मांगेगा? नहीं। आप 4 किलोमीटर आगे चले, 4 किलोमीटर आगे चलने के बाद क्या लगता है अब तक कुछ किराया कैब वाले का बन चुका है? क्या वो किराया कुछ कमा चुका है? लेकिन क्या वो उसी वक्त कैब रोक के आपको बोलेगा भाई साहब पैसे निकालो? इसका मतलब वो पैसा उसके लिए ड्यू नहीं हुआ है। उसने अर्न तो किया बट नॉट ड्यू है। सिमिलर बेसिस पर आप यहां से लेकर यहां तक इन्वेस्ट करके बैठे हो, आप कमा रहे हो, लेकिन आप मांग नहीं सकते। इसको बोलते हैं अर्न बट नॉट ड्यू, दैट इज अक्रूड। क्या बोलते हैं इसे? अक्रूड। अर्न तो किया बट मांगने का हक नहीं दिया। और लेकिन इनकम तो बनी, तो इनकम बनी तो इनकम का बैलेंस क्या है? तो इसलिए इंटरेस्ट क्रेडिट में भी आया, और डेबिट में क्या आया? अक्रूड इंटरेस्ट। और कितने महीने का आया पता है? 3 महीने का। यहां पर 3000। बात समझ में आई? एक बात बताओगे, पूरे साल में कितना कमाया? इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 12,000। 12,000 कैसे जी? 1 लाख रुपए पूरे 12% के रेट से 12 महीने लगे रहे, कितना कमाया जी? 12,000। लेकिन 12 में से कितने महीने का आपको रिसीव हो चुका है? 9,000। 9 कैसे जी? 3 ये वाला, 6 ये वाला। कितना आपको और मिल जाना चाहिए था जो अभी तक आपके लिए ड्यू ही नहीं हुआ? कितने का अक्रूड हो गया? 3,000। ये देखना ध्यान से, इसे क्या बोलूं? अर्न एंड रिसीव्ड। इसे क्या बोलूं? अर्न बट नॉट रिसीव नहीं, ड्यू। पहले ड्यू तो होने दो, रिसीव तो बाद की बात है। टैक्सी वाला आपसे पैसे कब मांगेगा? जब वो आपके घर की लोकेशन पे आपको पहुंचा देगा, तब वो क्या बोलेगा? रेंट, किराया, फेयर, अर्न एंड ड्यू। अर्न एंड ड्यू, ये बात मैं यहां पर बोल सकता हूं क्या? यस। लेकिन इसमें कुछ किराया या कुछ इंटरेस्ट कब का है? पिछले साल का है। मुझे मिला कितना? 6, लेकिन 6 में से 3 तो वो आ रहा है जो पिछले साल का था, ये वाला, और कुछ आ रहा है इस साल का 3। कोई डाउट है बताइए? कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। पॉइंट समझ में आता है? तो फिर आउटस्टैंडिंग क्या हुआ? ड्यू बट इसी एग्जांपल में एक बात डाल देता हूं बस। लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या थी? 31/12। ईयर एंड कब हो रहा था? 31 मार्च। अगली डेट क्या थी? 30 जून। भाई ये इंटरेस्ट डेट थी, और मैं कहता हूं जी ये भी इंटरेस्ट डेट है इस बार। अब बताइए यहां से यहां तक का इंटरेस्ट कितने महीने का मिलना चाहिए? 1 लाख के ऊपर 12% कितने महीने? 3 महीने। लेकिन इंटरेस्ट उसके बावजूद भी अभी तक आया नहीं है, बैंक में पैसा ही नहीं आया अभी तक। तो अब मैं क्या एंट्री करूं? अब मैं क्या बोलूं? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अक्रूड क्यों नहीं? क्योंकि ड्यू हो चुका है। क्या नहीं हुआ है? रिसीव। तो इसका मतलब इंटरेस्ट अर्न भी है, इंटरेस्ट ड्यू भी है, बट इंटरेस्ट रिसीव नहीं है। दैट क्रिएट्स आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव।
अगर मैं ड्यू बोल रहा हूं इसका मतलब अर्न तो हो चुका है। और टू इंटरेस्ट, फिर से कितने महीने का। डिफरेंस समझ में आ रहा है, पॉइंट समझ में आया, क्लियरिटी हुई इस चीज को लेकर। एक बात और, ये पैसा मुझे 1 अप्रैल को मिल गया, ये पैसा मुझे 1 अप्रैल को मिल गया, इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों नहीं भाई, इनकम है, बट ये इंटरेस्ट की इनकम में ऑलरेडी बुक कर चुका हूं यहां पर। आज तो मैं इंटरेस्ट नहीं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिसीव कर रहा हूं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। बताइए, पॉइंट समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से। तो मैं आपको अब सिर्फ क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई कहां कहां पर किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है। कहीं पर आपको आता होगा, कहीं पर आपको शायद ना आता हो, और ना आने का सिर्फ एक छोटा सा रीजन है कि आपको क्या लगाना सीखना है, बेसिक्स। और उन बेसिक को लगाने के लिए क्या जानना जरूरी है, डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट आ गया तो कहानी आसान, डुअल एस्पेक्ट नहीं आया तो कहानी बहुत ही मुश्किल, क्योंकि एंट्रीज तो आएंगी। कोई भी चैप्टर कर लीजिए, जर्नल एंट्री का रोल कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और जब वो पहुंचेगा तो आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। कुछ और देखें, डिस्कस करें। पहले बताओ यहां तक की बात समझ में आ गई है, कोई डाउट अभी भी है तो बताइए, करें आगे की बात। चलिए, आपका एक और ऐसे ही वर्ड होता है चैप्टर के रिगार्डिंग बताऊं। अच्छा, वैसे आप देखो, ये वर्ड आपने तो सुना ही होगा ना, बोलिए क्या लिखूं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, है ना, इसी को बोलते हो ना आप। क्या हमने पढ़ा कभी ये पॉइंट, किस में, उसके अलावा एनपीओ याद है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस था वहां पे, तो पॉइंट आया करता था। जर्नल एंट्री बताइए कौन सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू। इस बार इनकम नहीं आएगा, इनकम कम नहीं हो रही इस बार ही, ये नॉर्मल एंट्री। भाई लेट्स से, बड़ा सिंपल सा पॉइंट देता हूं मैं आपको, बड़ा अच्छा पॉइंट है। आप लोग आज से पढ़ना शुरू कर रहे हो, ये बैच चलेगा, बीच में 31 मार्च आ जाएगा, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, अगला साल आ जाएगा। अब आप जो फीस दे रहे हो वो इसी साल की दे रहे हो या अगले साल की भी दे रहे हो। आप तो कोर्स की फीस दे रहे हो, लेकिन वो कोर्स एक साल में खत्म नहीं हो रहा, वो अगला साल टाप जाएगा। तो लेट्स से मैं आपसे बोलता हूं जी, आपने मुझे अगर ये अमाउंट दिया और इसमें से 2 महीने मैंने इस महीने पढ़ाया, 2 महीने अगले वाले साल में पढ़ाया, मेरे पास एंट्री क्या होनी चाहिए, लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट कितना। चलिए अगला बताइए, टू इनकम, फीस इनकम बेसिकली कितना, 7.5। आपने 7.5 कैसे निकाल लिया, आधा आधा, ऑल्दो एग्जैक्टली आधा नहीं है, वो बात अलग बात है, लेकिन हमने एक ड्यूरेशन मान लिया जी, 4 महीने का कोर्स हो गया, 2 महीने यहां पर, 2 महीने वहां पर। और क्या लिखूं, टू अनअर्न इनकम, वो भी कितने से, इसका मतलब मैंने 7.5 ही कमाए, इस साल 7.5 ही कमाए, क्योंकि इस साल पढ़ाया भी 2 महीने, तो फिर बाकी के 7.5 कब कमाऊंगा, वो कब बनेगी इनकम। एंट्री बताइए, अनअर्न इनकम अकाउंट डेबिट। क्या दोबारा पैसे नहीं दोगे आप लोग, टू इनकम, इस बार दोबारा बैंक डेबिट कर दूं मैं कितने अमाउंट से, 7.5। तो यानी कि जो यहां पर ये बुक किया गया था, ये क्या बुक किया गया था, लायबिलिटी। ये यहां पर क्या बन गया था, लायबिलिटी, और यहां ये लायबिलिटी क्या हो गई, खत्म।
बात समझ में आई? यानी कि आपकी वही अनअर्न इनकम जो लायबिलिटी बनी थी, वो लायबिलिटी उसके बाद आते ही क्या हो गई? कैंसिल। और मेरी इनकम इस बार कितनी डिवाइड हो गई? 7.5। अच्छा, अगर मैंने ये ना कर ये कर दिया होता, सही किया गलत किया? गलत किया। क्या गलत किया? आपने सर पूरी इनकम इसी साल की रिकॉर्ड कर ली। सर इस हिसाब से तो आपको अब क्या करना होगा? 31 मार्च को एक एंट्री डालनी होगी, जिस एंट्री को क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री। कैसे होगी एंट्री बताना? इनकम अकाउंट डेबिट कितने से? 15, 7.5 और 2। अब मैं क्या बोलूं कि मेरी इस साल की इनकम कम हो गई? नहीं, मैंने गलत रिकॉर्ड की थी, वो रिवर्स हो गई। मेरी इनकम तो थी इस महीने की 7.5 इस साल की, मैंने 15 गलत रिकॉर्ड कर ली थी, इसलिए उसको रिवर्स किया गया है। कुछ और भी होगा क्या अगले साल में? अगले साल में और क्या होगा? अब जो ये अनअर्न है इनकम क्या हो जाएगी? डेबिट टू इनकम। कितने से? 7.5 से। बताइए, बात समझ में आ रही है? टॉपिक की जो मेन पॉइंट है ना, वो क्या है कि आप इस चीज को कनेक्ट कर पाए। बताइए। और अल्टीमेटली है क्या? सिर्फ डुअल एस्पेक्ट। एक चैप्टर है हमारे पास, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मुझे यहां से भी एक एंट्री डिस्कस करनी है आपके साथ, आप लोग सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मैं छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उसके बेसिस पर है। मैं चैप्टर कोई भी शुरू नहीं किया है, लेकिन मुझे एक एंट्री निकाल के ना आपके सिर्फ माइंड को क्लैरिटी लेके आने हैं कि भाई आप क्या क्या करने वाले हैं। करूं बात? चलिए, आप सबने पार्टनरशिप पढ़ा है? पार्टनरशिप 12th क्लास में पढ़ा और फाउंडेशन में भी पढ़ा, लेकिन एक चीज आपकी अब छूट गई जो अब आप नहीं पढ़ पाएंगे, डिसोल्यूशन। ऑल्दो अब वो फाउंडेशन में है, वहां तो नहीं जाना है वापस, लेकिन उसमें था बहुत अच्छा सीखने वाला, कुछ और अच्छा था जो आपको मिस हो गया, कुछ भी कह लीजिए। बट आपने जो इतना फाउंडेशन में डिसोल्यूशन पढ़ रखा है ना, वो ही मेरे लिए काफी है। आपने 2 वर्ड सुने हुए थे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सेम या अलग? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एक और नाम बताइए। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। इन चारों केसेस में आपका बिजनेस क्या हम बंद कर दिया करते थे? रेशियो, आपका पार्टनरशिप डीड चेंज होता था। 3 पार्टनर हैं, 3 ही हैं, लेकिन रेशियो बदल गई, एक आ गया, एक चला गया, एक मर गया। 4 केसेस, बट बिजनेस को बंद नहीं करते थे। याद आ रहा है? अच्छा, एसेट लायबिलिटी को बेच देते थे या रीवैल्यू करते थे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या करते थे? बिजनेस को बंद करने की बात करते थे, एसेट्स को बेच दिया करते थे और लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया करते थे। जो बच गया वो पार्टनर्स का। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा ही है। जो बात कर रहा है अब किसके बारे में? कंपनी के बारे में। कंपनी के बहुत बुरे हालात क्या चल रहे हैं उसके अंदर? लॉसेस। मैं कहानी बता रहा हूं चैप्टर की सिर्फ। क्या लगता है कंपनी को बंद कर देना चाहिए? भाई लॉसेस हैं, और मैं कह रहा हूं पिछले 5 साल से लॉसेस हैं। सोच के देखिए, क्या कंपनी को बंद कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और आके इसको एब्जॉर्ब कर ले? जैसे अभी आजकल आप सुन रहे होगे, न्यूज में एक बात चल रही थी कि मोटा भाई ना पेटीएम को खरीदने वाले हैं। मोटा भाई समझते हैं ना आप लोग? नहीं समझते? मुकेश अंबानी, रिलायंस ग्रुप। कौन है? भाई मोटा भाई किसको बोलते हैं गुजराती में? बड़े भाई को।
तो हम अब सबसे अमीर आदमी वही है, हमारा बड़ा भाई तो वही है। सो पॉइंट इज कि रिलायंस ग्रुप पेटीएम को खरीदने की बात कर रहा है जस्ट बिकॉज आरबीआई ने पेटीएम बैंक पर रोक लगा दी है जी। 29 फरवरी के बाद से पेटीएम बैंक ऑपरेटिव नहीं रहेंगे। उसके शेयर प्राइस नीचे चले गए, इस वजह से उसको खरीदने के लिए किसकी बात आ गई जी? रिलायंस ग्रुप खरीदेगा, ठीक है जी, क्योंकि वो लॉसेस में पहुंच रहा है। अब जब ये हो रहा है ना, जब इसको ये खरीदेगा, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको? आपकी सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो टेक ओवर कर लिया। अच्छा, एक और चीज ऐसी होती है जी, एक कंपनी थी, एक दूसरी कंपनी थी, दोनों मिल गई आपस में, अमलगमेशन, चैप्टर का पार्ट है हमारा। लेकिन पेटीएम कहता है जी मैं तो कुछ भी हो जाए मैं नहीं बिकूंगा, मैं अपने आप को क्या करूंगा? बचाऊंगा। और वो बचाने के लिए पहुंचा किसके पास? अपने शेयर होल्डर्स के पास, जो कि ऑलरेडी नुकसान खाए बैठे हैं। बच्चा एक बात बताना, बहुत ध्यान से सोच समझ के जवाब देना, आप जवाब दे पाएंगे। पेटीएम की बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल की वैल्यू कम हो चुकी होगी या नहीं हुई होगी? मार्केट प्राइस कम हो चुका है ना, सोच के देखिएगा। आपको पता है पेटीएम का शेयर कितने का आया था? नहीं आइडिया। पेटीएम का शेयर जब जिस दिन लिस्ट हुआ था ना मार्केट में, वो 2200 रुपए के रेट पे लिस्ट हुआ था। कितने के रेट पे? लेकिन वो एक्चुअली में 2200 पे सब्सक्राइब नहीं हुआ था, सब्सक्राइब वो 450-500 रुपए के रेट पे हुआ था। लेकिन लिस्ट होने के बाद उसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस बन जाता है। एक सिंपल सी बात करते हैं, मान लीजिए पेटीएम का शेयर 2200 रुपए पे लिस्ट हुआ, जिसका एक शेयर का प्राइस क्या है? 10 रुपए। कंपनी ने 2190 रुपए का क्या बुक किया होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब बताओगे इसकी एंट्री क्या की होगी कंपनी ने बुक में अपनी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैंक में कितना? 2200। बट अब ये जो 2200 रुपए का मार्केट प्राइस था, आज वो आ चुका है लेट्स से कितने पे? क्या लगता है पेटीएम की कंपनी की बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा? वहां पे लॉस बुक हो गया होगा? नहीं, लेकिन मार्केट वैल्यू क्या है? अगर आज कंपनी बिकी तो 2200 रुपए के बदले में कितना मिलेगा? सिर्फ 400 रुपए। इसका मतलब शेयर होल्डर को क्या दिख रहा है कि लॉस होने वाला है। कितने का? 1800 रुपए का। अब एक ऑप्शन तो क्या जी, मोटा भाई को बेच देते हैं, मोटा भाई 400 रुपए में खरीद रहे हैं, यही शेयर होल्डर जाके क्या बन जाएंगे? उस कंपनी में शेयर होल्डर। लेकिन वो कंपनी अब किसके अंडर आएगी? रिलायंस के। एक तरीका ये कि जी पेटीएम का डायरेक्टर या जो मैनेजमेंट है वो बोले शेयर होल्डर घबराओ मत, तुम्हारा नुकसान तो हो चुका है, अब क्या घबराना। लेकिन अगर आप लोग अग्री करें तो मैं इस 1800 के नुकसान को बैलेंस शीट से हटाकर इसको 400 पे ही लाना चाहता हूं। कितने पे लाना चाहता हूं? 400 पे। मतलब मैं आपका जो नुकसान है उसको एक्चुअली बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये चाहूंगा कि बुक से जो बैलेंस शीट में गंदगी भर गई ना इस वजह से, वो सब क्या कर दी जाए? साफ कर दी जाए। एग्जाम्पल के लिए ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में यहां प्रॉफिट एंड लॉस है। इसका क्या मतलब हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस। और ये लॉस पिछले कितने साल से है? 5 साल से। इमेजिन करिएगा इसके फिक्स हेड्स की मार्केट डिमांड क्या होगी? ज्यादा या कम? कम। डिपेंड करता है सर एसेट कौन सा है। अगर इसमें लैंड है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लैंड की वैल्यू तो मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ जाएगी। लेकिन जो बाकी के डेप्रिशिएबल नेचर के एसेट हैं, क्या लगता है लोग अभी ने इनके वैल्यू से ऊपर पेमेंट करने को तैयार बैठे होंगे या और भी कम? तो इनकी फेयर वैल्यू क्या हो चुकी होगी? कम। बिजनेस चल नहीं रहा, आरबीआई ने रोक लगा दी है, लोग काम ही नहीं कर रहे, प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो इनकी धीरे धीरे इनकी लायबिलिटीज पे क्या असर पड़ रहा होगा? बढ़ रही होंगी। और ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन कंपनी क्या हो जाएगी? बंद, वाइंड अप। तो अब डायरेक्टर्स ने मिलकर ये बोला कि जी इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर क्या बनाइए? एक स्कीम। और उन्हें बोलिए कि जो आपका 10 रुपए का शेयर है, कितने का शेयर है आपका? 10 रुपए का शेयर है, उसे आप क्या कर लीजिए? रिड्यूस। मेरा पॉइंट यहां है एक्चुअली में,
लॉसेस की वजह से कंपनी के शेयर की एक्चुअल वैल्यू मार्केट में क्या हो चुकी है, कम। तो हम चाहते हैं कि उस नुकसान को एक्चुअली बुक्स में भी दिखाएं। अगर आपके इक्विटी शेयर की वैल्यू कम हो रही है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? लेट्स से 10 रुपए का शेयर है और अब सिर्फ कितने रुपए का रह गया, 3 रुपए का। कैंसिल नहीं कर रहा हूं, बायबैक भी नहीं कर रहा हूं, वैल्यू रिड्यूस कर रहा हूं। समझे बात को मेरी? सिर्फ मुझे एंट्री में ले जाना था आपको, बस ये एंट्री क्या है। अगर आपका शेयर लॉसेस की वजह से 10 रुपए का शेयर कितने का रह गया है, 3 रुपए का, तो इन दैट केस इसकी एंट्री आपकी बुक्स में क्या रिकॉर्ड होनी चाहिए, एज अ कंपनी। आप तो पैसे भी वापस नहीं देने, शेयर कैपिटल कम हो जाएगा। कितने से कम हो जाएगा, 7। बहुत ध्यान सुनना, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, कितने से, 7 क्यों, 10 से क्यों नहीं? कम हुआ है, कोई नया शेयर इशू नहीं कर रहा हूं, तो ये कितने से कम होगा, 7, 2। लॉस है तो बैलेंस डेबिट होना चाहिए, लॉस है तो बैलेंस डेबिट होना चाहिए। बीइंग अ कंपनी 10 रुपए का शेयर 3 का रह गया, तो 7 रुपए का फायदा नुकसान, फायदा कंपनी के पॉइंट, नुकसान किसका, शेयर होल्डर्स का। कंपनी के पर्सपेक्टिव से 10 रुपए देने से अब कितने देने पड़ेंगे, 3, कितने का फायदा। और इसके लिए एक अकाउंट ओपन होता है यहां पर, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, कितने से, 7। आपके माइंड में होगा सर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस शेयर होल्डर का हो रहा है, शेयर होल्डर की अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे हो, किसकी कर रहे हो, कंपनी की। कंपनी के पॉइंट से क्या है, फायदा। और पता है इस फायदे को कंपनी कहां यूज करेगी, जितने भी ये नुकसान हो रहे हैं आपके, ये लायबिलिटी का बढ़ना क्या है आपके लिए, नुकसान। एसेट की वैल्यू कम होना क्या है आपके लिए, नुकसान। तो यहां से आया हुआ फायदा यहां पर एडजस्ट होता है। अल्टीमेटली एंट्री का पॉइंट बनता है कि एंट्री क्या बनानी है। जैसे जैसे आप एंट्री को समझ जाएंगे आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई यहां तक की ये वाली? सो बेसिक को लेकर मैं जितनी मर्जी बातें करूं उतनी कम है, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है। क्या चीज, डुअल एस्पेक्ट और ये 5 पॉइंट्स। मुझे एक बार जल्दी से 5 पॉइंट रिवाइज करा दीजिए। कितने बैलेंस है हमारे पास, कौन कौन से हैं, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। एसेट एक्सपेंस का बैलेंस, लायबिलिटी इनकम कैपिटल का, इंक्रीज होगा तो, डिक्रीज होगा तो। समझ में आती है बात? अच्छा अब आप लोग मुझे बताइए हम किस तरीके से चले। नहीं देखो, मैं आपकी चॉइस चाहता हूं, मैं आपको दोनों के फायदे नुकसान के अकॉर्डिंग बताता हूं कि क्या पोजीशन रहेगी। एक तरीका तो ये कि जी मैं कंपनी फाइनल अकाउंट से शुरू करूं, जिसमें हम बैलेंस शीट बनाएंगे मतलब बैलेंस शीट सीखेंगे, और फिर मैं आपको बैलेंस शीट वाले चैप्टर ही कराऊंगा। मतलब मैं बैलेंस शीट कराऊंगा, कंपनी फाइनल अकाउंट्स कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फिर ये अमलगमेशन, ये चैप्टर कराऊंगा। प्योरली बैलेंस शीट चलेगी। या फिर मैं आपको पहले कैश फ्लो और इन्वेस्टमेंट कराऊंगा, उसके बाद बैलेंस शीट पे लाऊंगा। या फिर मैं बैलेंस शीट पहले करा रहा हूं, 2 चैप्टर पहले बैलेंस शीट करा दूंगा, बीच में फिर कैश फ्लो और इन्वेस्टमेंट डाल दूंगा, और फिर दोबारा से बैलेंस शीट पे ले आऊंगा, ताकि इससे क्या होगा, बीच में गैप आके आपको दोबारा से रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। तो ये पैटर्न रहता है। तो मैंने लास्ट बैच जो कंप्लीट किया उस बैच में भी यही किया कि जी पहले क्या कराया, बैलेंस शीट, फिर 1-2 चैप्टर करा दिए किसके, बैलेंस शीट वाले, और फिर करा दिया क्या बीच में कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट, इस तरह से करके, और फिर हम वापस से किस पे पहुंच गए, बैलेंस शीट वाले चैप्टर्स के ऊपर। बात समझ में आती है? तो अब आप बताइए क्या आपको पैटर्न चूज करना है। नहीं मैं तो तीनों बोले हैं इसीलिए क्योंकि कंपनी फाइनल अकाउंट्स, अच्छा अब चलो कंपनी फाइनल अकाउंट्स की बात थोड़ी सी करते हैं। अगर आप कंपनी फाइनल अकाउंट चलते हैं तो हिसाब चलेंगे। मैं आपको बता दूं कंपनी फाइनल अकाउंट्स आपका कम से कम पहली 4 क्लासेस चलेगा, जिसमें सिर्फ 4 या 5 भी लग सकती हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितना डिस्कशन मेरे साथ करना है इसमें। क्योंकि आपको याद होगा आपकी शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट थी कभी,
हेड्स याद है सारे? कौन कौन से हेड्स थे? बैलेंस शीट, अच्छा बैलेंस शीट के लिए शेड्यूल याद है? शेड्यूल क्या था? शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 का पार्ट 1। पार्ट 1 ने आपको बताया कि जी बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, और उस फॉर्मेट के अंदर, अच्छा ये कौन से एक्ट में है? कंपनीज एक्ट 2013, जिसने बताया जी इक्विटी लायबिलिटीज की साइड है, उसके अंदर कितने हेड्स हैं? 4 के अंदर पहला हेड शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या आता है? शेयर कैपिटल में क्या आता है? सबसे पहले ऑथराइज्ड। सब्सक्राइब में क्या आता है? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब बट, उसी के नीचे हम लिखते हैं माइनस करके कॉल्स इन एरियर्स। अलग से क्या ऐड करते हैं? शेयर फॉरफिटेड। फिर बारी शुरू होती है रिजर्व एंड सरप्लस की, फिर सारे के सारे रिजर्व्स की बातें शुरू हो जाती हैं। फिर बारी आती है किसकी? मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। फिर बारी आएगी किसकी? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिर एसेट्स में नॉन करंट एसेट, फिर करंट एसेट्स। ये मिलाकर करीबन बैलेंस शीट के आपके 29 नोट्स बनेंगे। कितने नोट्स? मैं आपको लास्ट बैच वाला नोट्स का पार्ट दिखा देता हूं। देखिए सिर्फ फॉर्मेट दिखा रहा हूं, देख रहे हैं आप? बैलेंस शीट एसेट हेड्स देखिएगा, ये दोबारा लिखना है हमने सारा का सारा। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। देखो उसके आगे क्या लिखा हुआ है, यानी कि जिस एएस को आप पढ़ने वाले हो वो बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं शो भी होते ही होंगे ना, तो वो सारी चीजें। उसके अलावा एसेट साइड आएगी पूरी की पूरी, और ये एसेट साइड में कितने आ रहे हैं? टोटल मिलाकर 26 नोट। 26 नोट सिर्फ किसके हैं? आपके एसेट साइड के, मतलब बैलेंस शीट साइड के। इसके नीचे एक और नोट आता है किस चीज का? कंटिंजेंट लायबिलिटी तो सुना है आपने, और कमिटमेंट तो आप जानते हो कितनी अच्छी होती है आपकी। तो 27 नोट्स है, 29 बोला था, 27 नोट्स हैं जो सिर्फ किसके हैं? बैलेंस शीट के। तो पहले ये पूरा पार्ट होगा, फिर शुरू होगा बैलेंस शीट का क्वेश्चन वाला पार्ट। एग्जाम के अंदर सिर्फ बैलेंस शीट के क्वेश्चन भी आते हैं, सिर्फ बैलेंस शीट के क्वेश्चन। फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर उसके नोट्स होंगे, जैसे हम ये एक नोट देख रहे हैं, किसका नोट लिखा हुआ है? ये शेयर कैपिटल का। ये कुछ देखो याद आएगा आपको, हमने पढ़ा है ये वर्ड, पूरा पैसा मांगा पूरा पैसा मिला। ये शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग ऐसे बात चलेंगी। रिजर्व एंड सरप्लस चलेंगी। जब तक 29 नोट्स खत्म नहीं होंगे, 27 नोट्स खत्म नहीं होंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आ जाएगा तो करीबन उसके भी अगर मैं आपको दिखाऊं, ये लीजिए कितने पहुंचे लास्ट तक? 36 नोट्स। तो 36 नोट के बाद जाकर आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन नहीं करेंगे पहले, तो हम पहले बैलेंस शीट पूरी समझ लेंगे, उसके बाद उस वाले पार्ट पर जाएंगे। ठीक है, फिर यहां तक की बात है। तो फिर हम इस वाले पार्ट को आपके साथ नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे फॉर्मेट्स के साथ में, और अगली क्लास के अंदर आपका ये लिखने वाला पार्ट, ये जो भी है इसे करें। लेकिन एक चीज, अगर आपको लगता हो कि अभी भी आपको बेसिक को लेकर मुझसे कुछ बात करनी चाहिए, क्लास के बाद मैं भी अवेलेबल हूं, आप मुझसे आके बात करिए इसके रिगार्डिंग। और इन केस आपको लगता हो जी हमारा बेसिक बिल्कुल ही खराब है, बट हमने अभी नहीं बोला, हमने छुपा लिया, तो मुझसे आके जरूर मिलें, क्योंकि उसके रिगार्डिंग फिर मुझे आपको कुछ, जैसे मैंने आपको फाउंडेशन में कुछ स्टार्टिंग में क्लासेस दी थी, उस तरह की क्लासेस आपको देनी पड़ेंगी, ताकि आपको बेसिक को लेकर दिक्कत ना आए। ठीक है, यहाँ तक की बात। चलिए फिर तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए ओके बाय बाय। 15 मिनट के ब्रेक है, आपकी टैक्स की क्लास स्टार्ट होगी। और एक चीज और सुनिएगा प्लीज, आप लोगों ने
क्लासेस को कैसे करना है अल्टीमेट डिसीजन आपका होगा, बट मैंने पहले भी बोला है, मैं अभी भी बोलूंगा, फर्स्ट प्रेफरेंस में हमेशा किसको देना है आपको? फेस टू फेस, क्योंकि जो चीज आप यहां पे डायरेक्ट कनेक्ट करके कर पाएंगे बेटर वे में, वो ऑनलाइन मोड पे नहीं आती। अगर अभी ये क्लास चल रही थी आपके सामने, अभी हमने यहां पे लाइव सेशन शुरू नहीं किया, लेकिन जब लाइव सेशन आएगा सोचो उसकी तरफ मेरा फोकस और आपकी तरफ मेरा फोकस, कितना फर्क रहेगा। मैं वहां पे पूछ लूंगा जी डाउट तो नहीं कुछ, फिर आपसे बात करना शुरू कर दूंगा, तो वो सिर्फ हमें सुन रहा होगा। और ऐसे ही आपके पास भी रिकॉर्डिंग फॉर्म में वो कंटेंट आता है। तो आपको अगर चाहिए कि भाई आपको कोई डाउट नहीं आता, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन में चलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है जी इसमें दिक्कतें आती हैं, तो आपको पहली प्रायोरिटी फेस टू फेस को देनी चाहिए। ठीक है जी, यहां तक की बात है। तो इसके बेस पे ध्यान रखिएगा। अभी टेक्स्ट की क्लास होगी, डेमो जरूर लेके देखें, उसके बाद अपनी चीजों को डिसाइड करें आगे जाकर। कल बाकी की 2 क्लासेस होंगी आपकी, लॉ की और कॉस्ट की। चलिए, ओके, बाय बाय। अच्छा, एक चीज मैं और पूछूं, क्या आप लोगों को अकाउंट्स का बैच रेगुलर किया जाए तो चलेगा? डेली अकाउंट्स, डेली। इससे मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं आपको। मई 25 से करीब तक हमारा ग्रुप 1 का अकाउंट्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। अब इसके 2 फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जो मैंने लास्ट बैच लिया, मैंने ऑल्टरनेट लिया। ऑल्टरनेट लेने से क्या होता है, वो बैच लंबा चलता है, होमवर्क करने का टाइम मिलता है, जिसने नहीं करना वो तब भी नहीं करता है। रेगुलर लेने में ये होता है जी आपको रोज आना पड़ेगा, तो आज जो मैं होमवर्क दूंगा आपको कल तक करने में दिक्कत आएगी। इसके रिगार्डिंग मैंने जो सोचा पहले की, मैंने लक्ष्मी नगर में तो इसी चीज को इंप्लीमेंट कर रहा हूं आपके लिए। मैं चाहता हूं कि मैं आपसे डिस्कस करके, आप बोलोगे तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मेरे को एक थॉट आई थी ऐसी बस यहां के लिए भी, कि जी मैं पहले 4 दिन सिर्फ चैप्टर पिक करूंगा। अभी मैंने क्या करा, पहले चैप्टर सारे कराने हैं, फिर मैंने एएस कराने हैं। मैं क्या करूंगा, पहले क्या करूंगा, 4 दिन चैप्टर पिक करूंगा और बाकी के बच्चे 2 दिन में एएस पिक करूंगा। इससे आपको चैप्टर का होमवर्क करने का 3 दिन का टाइम मिलेगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और इस एएस को होमवर्क करने का अगले 4 दिन का टाइम मिलेगा। तो एक मेंटेनेंस रहेगी। एक तरीका तो ये है, वरना ऑल्टरनेट तो है ही। जैसा भी होगा, अभी तक मेरी प्रेफरेंस भी ऑल्टरनेट ही है। मेरे माइंड में एक थॉट था कि अगर शेड्यूल वगैरह सही बैठ जाएगा तो मैं ये ऑप्शन भी रख सकता हूं, क्योंकि अकाउंट्स एक ऑलरेडी एक लेंथी कोर्स में है। बट अभी तक 99.99% हमारा ऑल्टरनेट ही जाने वाला है, और मुझे भी वही कंफर्टेबल भी रहता है। ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।